सो देखो एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो सभी लोग फटाफट अपनी अपनी स्क्रीन को देखो, अब यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। सो देखो दो फेज में आपका पेपर यहाँ पे होने वाला है, एक तो फर्स्ट फेज और एक होगा सेकंड फेज, ठीक है। तो फर्स्ट फेज में किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, तो देखो ये पैटर्न है, पूरा पूरा पैटर्न यहाँ पे बता रहा हूँ। सो देखो अब इसमें जो करेक्ट रिस्पॉन्स होगा तो उसमें आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और अगर कोई भी सेंटेंस आप कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होता है तो आपका 0.5 यहाँ पे माइनस मार्किंग भी रहेगी, ठीक है। क्या होगा, 0.5 की आपके यहाँ पे माइनस मार्किंग भी रहेगी। तो देखो किस तरीके से आपके जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, उसको हम लोग यहाँ पे देखते चलते हैं, ठीक। वॉइस का इशू तो किसी को नहीं होगा, सभी को समझ में भी आ रहा है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं अपन लोग। ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें हम सिलेबस की, तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट फेज का जो पेपर होने वाला है आपका, फर्स्ट फेज में किस तरीके से आपके जो कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पर रहेंगे। हाँ 0.5 आपकी माइनस मार्किंग रहेगी, ठीक है। तो इंग्लिश कितने नंबर की आएगी, तो इंग्लिश आपकी आएगी यहाँ पे 20 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ठीक है, और 20 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं 20 मार्क्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 20 मार्क्स रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे, और टाइम कितना रहेगा, टाइम आपका रहेगा 45 मिनट्स, ठीक है। तो 45 मिनट्स का आपको यहाँ पे टाइम दिया गया गाइस, ठीक। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, दूसरा क्या क्या रहेगा इसमें, तो रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। तो रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस भी यहाँ पे रहेगी, और इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। और अगर आपसे मार्क्स की बात की जाए तो 30 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहेंगे। और उसके बाद में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 50, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे 50। मतलब ये है कि ये मान के चलिए आपके एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का भी हमको समय नहीं मिलने वाला है, ठीक। तो हमारी स्पीड भी हमको यहाँ पे मेंटेन करके रखनी है ताकि सारी चीज़ें हमको समझ में आए। और जितने लोग यहाँ से सेशन से जा चुके हैं फटाफट उनको भी इन्फॉर्म कर दो ताकि वो लोग भी यहाँ पे ज्वाइन कर लें, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूँ फेज़ 2, कि फेज़ 2 में किस तरीके से आपके मतलब आगे क्या होगा, इसके बाद अगर आप पेपर फर्स्ट निकालते हो, फर्स्ट क्वालिफाई करते हो, तो फिर क्या है, तो देखो फिर आपका फिजिकल होगा। तो फिजिकल में किस तरीके से, तो फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, ये टाइमिंग दी हुई है, 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपको करना है, 1.6 किलोमीटर की रनिंग, ठीक है। अब 6.5 मिनट में, मतलब 6.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर रन करना है, ठीक है। अब उसके बाद 10 पुशअप्स आपको लगाना है, ठीक है, और 10 सिटअप्स, ठीक है। और उसके बाद होता है 20 स्क्वाट्स। तो ये आपका फिजिकल रहेगा। मतलब मेजर अगर हम यहाँ पे बात करें तो अभी हम लोग बात करेंगे कि जो रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पहले, ठीक है। तो रिटन टेस्ट पहले हम क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद हमें फिजिकल की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो तो आपका कर ही लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अगर आप ठीक से फिजिकल की मेहनत करते हैं, उस पर एक्सरसाइज करते हैं, तो डेफिनेटली आप कर पाओगे उसको भी, ठीक है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करें अगर इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या है, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे 20 मार्क्स का क्या रहने वाला है, इंग्लिश ही आपका यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो फटाफट सभी लोग, अभी बहुत कम लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे ज्वाइन किए थे बट जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे गायब हो चुके हैं, तो उनको भी वह इन्फॉर्म कर दो कि भाई ज्वाइन करो फटाफट सभी लोग, ठीक है। तो वन बाय वन हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझते चलते हैं। तो देखो क्या क्या रहेगा इंग्लिश में, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, तो देखते हैं। अ शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय 4 क्वेश्चंस टू सेट कॉम्प्रीहेंशन। तो मतलब देखो आरसी जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जिसको हम कहते हैं, उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो 4 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपन लोग। तो क्या क्या होगा, द क्वेश्चन विल बी सेट। तो क्वेश्चन किस किस चीज़ के ऊपर पूछे जाएंगे, तो चलो देखो कॉन्सेप्ट क्या क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, टू जज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसेज, टू जज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसेज, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग यहाँ से।
इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। सो लेट्स सी, टू ड्रॉ इन्फरेंस, मतलब इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इन्फरेंस का मतलब होता है कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली नहीं रहेगा, इनडायरेक्ट वे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इन्फरेंस मतलब कई बार जैसे आपने देखा होगा पैसेज में क्वेश्चन दिए रहते हैं और आपसे पूछा जाता है इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब क्या होता है, उस लाइन से आप क्या समझते हो, जो ऑथर है जो राइटर है वो आपको क्या समझाना चाहता है, ठीक है। वॉइस बहुत कम आ रहा है, एक सेकंड रुकिए जरा, वॉइस को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो चलिए ठीक, ये बताइए अभी वॉइस क्लियर है क्या? अब तो क्लियर है ना, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं वॉइस का। अगर किसी को वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट करके बताओ कि वॉइस का प्रॉब्लम है, ताकि मैं उसको और इम्प्रूव कर सकूं। सभी को क्लियर है ना? फटाफट कमेंट करके बता दो, ठीक है। सो देखो ग्रामर में क्या क्या पूछेगा, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या क्या पूछेगा। तो इंग्लिश से रिलेटेड देखो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। टू जज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, मतलब ये कि आपको रीडिंग करना अच्छे तरीके से आता है कि नहीं आता है। रीडिंग का मतलब यार देखो यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ आपसे वो पढ़ना पूछेगा, नहीं, आप एक्चुअल में उसका मीनिंग समझ पा रहे हो, जो ऑथर ने यहाँ पे लिखा हुआ उसका मीनिंग क्या है वो चीज़ आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, इसका मतलब है यहाँ पे, ठीक है। टू ड्रॉ इन्फरेंस मतलब किसी भी पैसेज को लिखने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है, ठीक है। तो उसको लिखने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है, ये बताने के लिए अगर आप कुछ भी यूज़ करते हो तो वो क्या होता है, ड्रॉ इन्फरेंस। किसी भी पैसेज को पढ़ते हो तो उसमें कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट वे में दिया होता है, उसकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, टू जज अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकेबलरी। देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब भी आप सॉल्व करते हो तो आपने देखा होगा आपसे 2 एंटोनेम और 2 सिनोनिम के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वोकेबलरी में आपसे एंटोनेम भी यहाँ पे बनेगा, ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो सिनोनिम्स भी आपसे पूछे जाएंगे। एंटोनेम सिनोनिम्स आपसे पूछा जा सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ मैं ग्रामर पार्ट की, ठीक है, तो ग्रामर पार्ट में क्या क्या आएगा, देखो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, मतलब इसको देखो मैंने क्लास के अंदर आपको पढ़ाया होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फटाफट बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर दो, जो लोग अभी तक नहीं आए हैं उनको ग्रुप पर मैसेज सेंड कर दो कि सेशन अभी चल रहा है, कंटिन्यू है सेशन, जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं अभी तक फटाफट सभी लोग ज्वाइन कर लें, इन्फॉर्म करते जाओ सभी लोगों को, ठीक है। आप लोगों की वजह से, आप लोगों की डिमांड के ऊपर मैंने क्लास यहाँ पे शेड्यूल की हुई थी, तो फटाफट सभी लोग ज्वाइन करें। यहाँ पे मैं बात करूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हम क्लास में पढ़ते हैं, है ना, और आपको यूट्यूब पर जो वीडियो जो मेरा है पहले मैंने बना के इस पर अपलोड किया हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, किसी भी एग्जाम की बात करें तो सभी में पूछे जाते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे बात करें फॉर्म्स ऑफ वर्ब एंड एरर, मतलब जो वर्ब का पूरा टॉपिक है, तो वर्ब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे जीरेंड हो गया, पार्टिसिपल हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, तो ये सारे वर्ड्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस एरर्स इन यूजेस या यूज ऑफ टेंसेस, मतलब आपने देखा हो एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ों की भी यहाँ पे बात करेंगे। लाइक हमने देखा सिंपल सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। उसके बाद में एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या है, वो सेंटेंस जो 2 सेंटेंस से मिलकर बनता है वो कंपाउंड होता है। सिंपल जो नॉर्मल सेंटेंस जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है उसे हम सिंपल कहते हैं। नेगेटिव जिसमें नॉट लगाते हैं, नेवर लगाते हैं, तो वो नेगेटिव बन जाता है। इंट्रोगेटिव जो प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न पूछते हैं तो वो प्रश्नवाचक यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको। ट्रांसफॉर्मेशन आपको आना चाहिए कि इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ से पता चलेगा, तो क्लास के अंदर हम लोग जो टेंस पढ़ते हैं, पूरा टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अभी भी वॉइस का प्रॉब्लम है, एक सेकंड, वॉइस तो यहाँ पे पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। अभी ठीक है वॉइस, बताएं फटाफट, वॉइस का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सभी को वॉइस ठीक आ रही, सही है, चलो ठीक।
चलो ठीक, देखो रिफ्रेश करके देखें सभी लोग। वीडियो रुक रहा है, एक काम करो सभी लोग रिफ्रेश करके देखो एक बार, फिर से रिफ्रेश करें सभी लोग पेज को। सभी लोग यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करके देखिए एक बार, अब नहीं रुकेगा वीडियो, ठीक है। देखो कनेक्शन ब्रेक हो गया होगा, इस वजह से प्रॉब्लम हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार रिफ्रेश करके देखो, पेज को रिफ्रेश करके देखो, ठीक है। फिर से रिफ्रेश करिए पूरे पेज को सभी लोग, ठीक है। कंटिन्यू है, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। हाँ हेडफोन लगा लो, देखो वॉइस का भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा इशू, आई थिंक। देखो वॉइस का तो मेरे एंड पे तो सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो चलो फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग यहाँ से, थोड़ा ध्यान। सो चलो देखो फटाफट सभी लोग ज्वाइन करें। तो यहाँ से सीजन आगे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, डोंट वरी। वही सभी लोग फटाफट ज्वाइन करो यार, किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो रुक जाता है कभी कभी बीच में, सो आप लोग थोड़ा सा वेट किया करें 1 मिनट, ठीक है। अगर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो रुकता भी है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा वेट कर लिया करें आप लोग, ठीक है। चलो देखो आगे कंटिन्यू करते हैं फिर यहाँ से हम लोग। देखो ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ था, ये एग्जाम्पल किसका था, तो सभी लोग ध्यान से देखो। मैंने ये बताया था कि नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडिया, तो इंडिया आपका नाउन है, ठीक है। इसी से इसका रिप्रेजेंटेटर क्या होगा, इंडियन। तो ये क्या है, दिस इज़ योर नाउन, ठीक है। और दिस इज़, और ये क्या है, दिस इज़ योर एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये होता है नाउन और ये होता है एडजेक्टिव, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। सारे टॉपिक्स देख लो आप लोग, क्या क्या आपके एग्जाम में आने वाला है, क्या क्या पूछा जाने वाला है। तो जितने लोग यहाँ से सेशन छोड़ कर चले गए हैं, तो एक बार उनको इन्फॉर्म कर दो कि सभी लोग ज्वाइन करो फटाफट। टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस वजह से आपका सेशन थोड़ा सा रुक गया था बीच में, बट अब नहीं रुकेगा, ठीक है। क्यों, जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम बात करते हैं डिटर्मिनर्स की, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ प्रपोजिशन, नाउन, प्रोनाउंस, और उसके बाद एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, मॉडल्स, और उसके बाद में क्लॉजेस, ठीक है। नाउन क्लॉज होते हैं, एडवर्ब्स क्लॉज होते हैं, और टाइम और कंडीशन और रिलेटिव प्रोनाउंस, ये सभी के सभी आपके टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग चाहे तो उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। कि ग्रामर में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना और क्या क्या टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे रखते हैं। तो ये सारे टॉपिक मैंने जितने भी यहाँ पे बताए हुए हैं आपकी स्क्रीन पर हैं, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सारे टॉपिक पर आपकी कमांड होनी चाहिए, जो हम क्लास के अंदर भी डिस्कस करते हैं। क्लॉज क्या होता है, तो देखो भूपेंद्र वर्मा, क्लॉज एक ऐसा सेंटेंस होता है जो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, उपवाक्य। मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ एक छोटा सेंटेंस जो होता है, दैट इज कॉल्ड क्लॉज। मतलब क्लॉजेस से मिलकर बनता है सेंटेंस। इज इट क्लियर। जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ही डज नॉट नो, ही डज नॉट नो। एक क्लॉज क्या होता है, देखो यहाँ पे, ही डज नॉट नो हाउ टू राइड अ हॉर्स, ठीक है। अब ये बताओ, इसमें मैंने दो क्लॉजेस का यूज़ किया हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ से देखो आप लोग, एक क्लॉज तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया, ठीक है, कि ही डज नॉट नो, तो वह नहीं जानता। तो क्या नहीं जानता वो? हाउ टू राइड अ हॉर्स, ठीक है, कि किसी भी हॉर्स राइडिंग कैसे करते हैं, ठीक है। कंजक्शन क्या होता है? तो देखो कंजक्शन जो होता है ना, उसको हिंदी में बोला जाता है संयोजक, मतलब जो जोड़ने वाला होता है, ठीक है। कंजक्शन जैसे आप देखते हो कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बिकॉज, बिकॉज क्या होता है? कंजक्शन होता है। आप यहाँ पे यूज़ करते हो एंड, एंड क्या होता है? कंजक्शन होता है। अगर आप लोग यहाँ पे यूज़ करते हो बट, तो बट भी क्या होता है? बट भी आपका कंजक्शन होता है, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं? कंजक्शंस होते हैं, ठीक है। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? तो अभी हम लोग बात करते हैं वोकैबुलरी की, कि वोकैबुलरी में क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी जा सकती हैं। तो देखो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हाईलाइट करते चल रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एंटोनिम और सिनोनिम, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम होगा, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है। पैसेज, देखो सब कुछ एक साथ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे करके थोड़ा सा वेट करो, आगे हम एक एक करके क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं, पेपर भी डिस्कस करने वाले हैं, सब समझ में जाएगा, ठीक है। मिस स्पेल्ट वर्ड, तो मिस स्पेल्ट वर्ड भी आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ड्स की स्पेलिंग क्या है, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हम बात करें तो सिंपल ईडियम और फ्रेजेस, ठीक है। सो जो मुहावरे होते हैं, मुहावरों की हम यहाँ पे बात करें तो मुहावरे और जो कहावतें होती हैं उनकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज सेलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड फिटिंग इन अ सेंटेंस, ठीक है। तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा कि जो ब्लैंक दिया होगा उसमें बेस्ट फिट वर्ड कौन सा हो, ग्रामर के अनुसार और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को हमें यहाँ पर देखना होता है। तो चलिए देखिए, हाँ क्या बोल रहा हूँ, एडवर्ब क्या होता है? तो देखो एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है, किसी वर्ब की विशेषता बताने के काम भी आता है, ठीक है। और किसी भी एडवर्ब की विशेषता भी बता सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे बोला ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। अब ये जो सेंटेंस आप यहाँ पे देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, तो इसमें ये बताओ मुझे कि यहाँ पर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक तो यूज़ किया गुड, तो गुड का मतलब क्या? गुड यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, ठीक है, दिस इज़ योर एडजेक्टिव। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वेरी की, तो वेरी क्या है? वेरी आपका यहाँ पर एडवर्ब है, मतलब ऐसा कोई सा भी वर्ड जो किसी भी वर्ब की विशेषता बता सकता है, किसी भी एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? उसको बोला जाता है एडवर्ब। गॉट इट? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया कि नहीं आया? फटाफट बता दो मुझे कमेंट करके, अगर समझ में नहीं आया हो तो बताओ, अदरवाइज मैं उसको फिर से आपको एक्सप्लेन करूँ। और अब तो आई थिंक वॉइस का किसी को भी प्रॉब्लम होगी नहीं, वॉइस तो सभी को आ ही रही होगी, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी क्लियर है सभी को वॉइस? हाँ तो देखो ये जो अभी देखो ना, अभी आवाज सभी को आ रही है, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? आवाज आ रही कि नहीं आ रही? एक बार फिर से चेक करो सभी लोग। क्लियर है? चलिए ठीक, कोई बोल रहा है क्लियर है, कोई बोल रहा नहीं है, ठीक है।
चलो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो चलो देखो, ये तो बात होगी हमारी कॉन्सेप्ट की भी, किस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं। अभी मैं यहाँ पे बात करूँ तो जम्बल्ड फॉर्म। जम्बल्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे देखो आपने सेंटेंस एग्जाम में देखे होंगे, इस तरीके से PQRS इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, QPSR, ठीक है, या फिर RPSQ, इस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि सेंटेंस आपको जो दिए रहते हैं उनको आपको क्या होता है, मीनिंगफुल सीक्वेंस में जमाना होता है। किसमें? आपको यहाँ पे मीनिंगफुल जो सीक्वेंस होता है, क्रम होता है, ठीक है, मीनिंगफुल सीक्वेंस जो होता है, मीनिंगफुल क्रम जो होता है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात क्या कर रहा हूँ कि ये जो बात कर रहे हैं यहाँ पे जम्बल्ड सेंटेंस की, जम्बल्ड सेंटेंस मतलब क्या होता है, जम्बल्ड सेंटेंस, इसको एक नाम और होता है, इसको हम बोलते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे पैराजम्बल, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, जम्बल्ड भी वही है और पैराजम्बल भी वही है और सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी वही है। मतलब आपको 4 सेंटेंस आपको दिए रहते हैं, मतलब 6 सेंटेंस होते हैं टोटल। तो फर्स्ट और 6 आपको दिया रहेगा और यहाँ पे PQRS इस तरीके से आपको मीनिंगफुल सीक्वेंस में उनको जमाना होता है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़े हम लोग, लेट्स सी, आगे हम लोग मूव करते हैं यहाँ से। सो चलिए, थैंक यू अशोक सर। आगे हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने ये कुछ मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ये जो प्रीवियस ईयर में जो आपसे जो क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे आपके लिए, तो ग्रुप बाय में, तो वही क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो चलो हम इसको देखते हैं। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर, तो मॉडल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे है। अब जैसे यहाँ पे देखो, तो पैसेज आपको दिया हुआ है। अभी किसी का डाउट आया था कि सर पैसेज आएगा तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका पैसेज आ चुका है, ठीक है। एग्जाम्पल यही सब है, देखो यही सब है। अभी देखो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। पेपर किस तरीके से आता है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और ये मत सोचो कि सब कुछ 1 घंटे की क्लास में हम सब कुछ समझ लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सारे टॉपिक 1 घंटे में समझ में नहीं आएंगे। अभी आप बस पैटर्न समझने की कोशिश करो कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने बोला रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, तो इसमें क्या आपका आंसर बनेगा। तो चलो देखो, अब जिसने पहले पेपर सॉल्व कर लिया होगा तो उसको बन जाएगा, अब जिसने नहीं किया होगा तो उसको थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पर्सनली आई डिसलाइक द प्रेस। तो आप ध्यान से देखो, पूरे सेंटेंस को आप यहाँ से समझते चलिए कि पर्सनली आई डिसलाइक द प्रेस ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या बोला कि पर्सनली आई डिसलाइक द प्रेस ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, आई डू नॉट थिंक दे आर एट ऑल डिजायरेबल, ठीक है, एंड दे ऑट टू बी अबॉलिश्ड, नॉर डू आई अप्रिशिएट। अब देखो पूरा सेंटेंस क्या है, पर्सनली आई डिसलाइक द प्रेस पॉवर्टी एंड सफरिंग। तो पर्सनली क्या होता है कि मैं जो है, जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, इसको क्या करता हूँ, डिसलाइक करता हूँ, ठीक है। और उसकी जो प्रेज है, उसकी सफरिंग, जो परेशानी, सफरिंग का मतलब यहाँ पे परेशानियों से है, ठीक है। आई डू नॉट थिंक दे आर एट ऑल डिजायरेबल, और मैं ये बिल्कुल नहीं समझता कि वो एक डिजायरेबल चीज़ है, कोई भी डिजायरेबल चीज़ है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि जो पॉवर्टी है, गरीबी है, कहीं पर किसी के भी पास रहे, ठीक है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। नॉर डू आई अप्रिशिएट द एस्थेटिक लाइफ, ठीक, यहाँ पे आगे समझते हैं। नॉर डू आई अप्रिशिएट द एस्थेटिक लाइफ, तो ना तो मैं पॉवर्टी को यहाँ पे अप्रिशिएट करता हूँ और ना ही यहाँ पे एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, देखो ये जो वोकैबुलरी मैं क्लास के अंदर भी आपको बताते जाता हूँ। ये जो वर्ड आप लोग यहाँ पे देख रहे हो एस्थेटिक, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। एस्थेटिक जो वर्ड है, एस्थेटिक का मतलब होता है मॉन्क या साधु, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो बिल्कुल साधारण जीवन जीता है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल लाइफ जीता, अपनी लाइफ की सारी लग्जरीज को छोड़ देता है, उसको हम बोलते हैं एस्थेटिक लाइफ। एज अ सोशल आइडियल दो इट में स्विच इंडिविजुअल, ठीक है। आगे देखते हैं। आई अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट सिंप्लिसिटी, तो मैं क्या है, सिंप्लिसिटी, साधारणता को, साधारण जीवन को मैं यहाँ पे समझता हूँ, उसी को अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। इक्वालिटी, सेल्फ कंट्रोल, इक्वालिटी मतलब समानता और सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, और खुद के ऊपर कंट्रोल रहे, ऐसा लाइफ जो है इसको पसंद है। मतलब जो ऑथर है, जो राइटर है, वो किस वे में बात कर रहा है, वो चीज़ आपके यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, आई बिलीव दैट द माइंड एंड हैबिट्स हैव ऑल्सो टू बी ट्रेंड, मतलब मैं बिलीव करता हूँ जो दिमाग है हमारा, जो माइंड है, जो हैबिट्स हैं, वो भी ट्रेंड होती हैं, ठीक है।
आगे हम समझते हैं। एंड ब्रॉट अंडर कंट्रोल, उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है, दिमाग को भी कंट्रोल किया जा सकता है और हमारे हैबिट्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब अगर आपको पैसेज का मीनिंग समझ में आता है, ऑथर क्या कहना चाह रहा है वो समझ में आता है, तो डेफिनेटली आपको कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। इट्स जस्ट लाइक अ केक वॉक, मतलब बहुत ही आसान। ये एक फ्रेज होता है केक वॉक, केक वॉक का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। It would be absurd to expect that a person who is given too much self-love can endure much suffering or so unusual self-control or behave like a hero when crisis comes। ठीक है, आगे देखते हैं। To be in good moral condition requires as much training to be फिजिकल हेल्थ। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ऑथर है वो ये बताता है कि भाई पॉवर्टी हुआ, गरीबी हुई या जो प्रॉब्लम्स हुई, ऐसी लाइफ को मैं बिल्कुल भी यहाँ पे अप्रिशिएट नहीं करता हूँ। ना ही उसने ये कहा कि आप बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की लाइफ जो उसको भी मैं यहाँ पे अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जो ऑथर बोल रहा है, ऑथर के कहने का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई जो साधारण जीवन है, सिंपल लाइफ है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ पे। और मैं ऑथर ये मानता है कि जो दिमाग है, हमारा माइंड है और हमारी जो फीलिंग्स हैं या हमारी जो आदतें हैं उनको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे पैसेज के अंदर की गई हैं। आगे हम देखते हैं इसके पैसेज में क्या दिया हुआ, क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो चलिए देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे दिया हुआ है द राइटर डज नॉट लाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी इट इज़। मतलब जो राइटर है वो पॉवर्टी मतलब गरीबी को प्रेज नहीं करता है, गरीबी की तारीफ नहीं करता और गरीबी को पसंद नहीं करता। तो ये क्या है, क्या ये पर्सनल ओपिनियन है, क्या ये ओपिनियन ऑफ ऑल पीपल है, क्या सब लोग ऐसा मानते हैं? भाई ये बताओ, ये सब लोगों का तो ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो सकता ना। हर व्यक्ति तो ये नहीं सोच सकता कि यार हमें एस्केटिक लाइफ जीना चाहिए, एक साधु संतों की तरह ज़िंदगी जीना चाहिए। ठीक है, तो हर व्यक्ति ऐसा नहीं सोच सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखते हैं ओपिनियन ऑफ एस्केटिक्स। तो ऐसा भी नहीं बोला कि एस्केटिक की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन दिया ओपिनियन ऑफ द सिंपल पीपल, तो ये भी कहीं नहीं दिया हुआ है। तो हेलो एवरीवन, हेलो बीकिंग, हेलो। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो क्या है, ये पर्सनल ओपिनियन है। अब ये कहाँ से पता चला है, देखो पर्सनली आई डिसलाइक। तो देखो जो हाईलाइट किया हुआ है मैंने, फर्स्ट लाइन को देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ, इसी में आपको आंसर मिल रहा था। आपको कुछ अलग से करना पड़ रहा है क्या, यहीं से आप आंसर कर सकते हो। राजनंदिनी मेवाड़ा, बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। तो देखो यार, इतने आसान पैसेज आएंगे और इतने आसान पैसेज को छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो फटाफट शेयर करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन हमें डिस्कस करना, फटाफट डिस्कस करते हैं। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है, लेकिन हम उसको यहाँ पर करेक्ट कर देंगे अब। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे देखते हैं। टू हुम द एस्केटिक लाइफ में बी सुइटेबल। तो इसमें ये पूछा गया कि जो एस्केटिक लाइफ है और जो सिंपल लाइफ है, ठीक है, मतलब लाइक साधु संतों की तरह जो लाइफ है, बिल्कुल सारी लग्जरीज को छोड़कर रहने वाली जो ज़िंदगी है, वो किसके लिए, टू द राइटर, टू द सोशली एडवांस्ड, टू इंडिविजुअल्स और टू ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इसने बोला गया, ये जो लाइफ है तो किसके लिए, एस्केटिक लाइफ जो है किसके लिए सही है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा। तो देखो किसकी बात हो रही है, टू द राइटर और टू द सोशली एडवांस्ड। क्या उन लोग, राइटर की बात हो रही है, क्या राइटर ने अपने लिए बोला है क्या कि भाई मुझे एस्केटिक की तरह लाइफ जीना है, या फिर राइटर यहाँ पे सोशली एडवांस्ड मतलब वे लोग जो समाज में काफ़ी अच्छे पदों पर हैं या फिर कहें तो उसका लाइफ स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है, उन लोगों के लिए बोला है क्या, नहीं। आगे इसने बोला इंडिविजुअल, मतलब किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए। इंडिविजुअल मतलब एक एक व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। टू ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, क्या समाज के हर एक व्यक्ति के लिए बोला गया, नहीं। यहाँ पे इंडिविजुअल, भाई जिसको मानना है वो रहे। तो करेक्ट आंसर आपको क्या बनेगा, तो देखो बॉक्स के अंदर मैंने यहाँ पे बना उसको बंद कर दिया हुआ है। तो कृष्णकांत चंद्रवंशी, देखो पैसेज आपके सामने है, आप चाहो तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप उस पैसेज को पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, और उसी में से आपको आंसर करना है। हरिओम मेवाड़ा, हेलो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा सी, दिस वुड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वन। चलो फटाफट और भी लोगों को शेयर करते जाओ, बहुत कम लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, फटाफट ज्वाइन करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। व्हाट डज द ऑथर मीन बाय एस्केटिक लाइफ इन द पैसेज। ठीक है, आई बात समझ में। तो हमने यहाँ पे ये बोला कि व्हाट डज द ऑथर मीन बाय एस्केटिक लाइफ। तो एस्केटिक लाइफ में जो ऑथर है वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है,
तो आपने पूरा पैसेज पढ़ा हुआ है कि व्हाट डज द ऑथर मीन बाय एस्थेटिक लाइफ, तो क्या है, इक्वलिटी, सिंपलिसिटी, या फिर सेल्फ कंट्रोल, या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इनमें से क्या चीज़ यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा? अच्छा, सेकंड वाला एक बार फिर से बताना है। तो देखो इसमें अगर आप इस पैसेज की बात करो तो ये देखो इसमें मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ ये जो एस्थेटिक लाइफ है। तो ये जो एस्थेटिक लाइफ का मतलब यहाँ पे ऑथर किसकी बात कर रहा है? एस्थेटिक लाइफ मतलब किसके लिए सही है? एस्थेटिक मतलब होता है सिंपल, बिल्कुल साधारण लाइफ। ठीक है, अपनी लाइफ में जितनी भी लग्जरीज होती हैं उन सभी को छोड़कर जो लोग जो रहते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा साधु संत जो रहते हैं वो अपनी सारी लग्जरी छोड़ देते हैं। ठीक है, सिंपलिसिटी, सिंपल सी बात ये है। तो एस्थेटिक लाइफ जो है किसके लिए है ये उसने पूछा हमसे। तो क्या इक्वलिटी की बात हो रही है, या फिर सिंपलिसिटी की बात हो रही है, या फिर सेल्फ कंट्रोल, या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ द बॉडी? तो गाइस देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मॉडिफिकेशन ऑफ द बॉडी, तो मॉडिफिकेशन के अंदर इक्वलिटी भी जाएगा, सिंपलिसिटी भी जाएगा और सेल्फ कंट्रोल भी जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो जो मॉडिफिकेशन की बात यहाँ पे करी जा रही है पूरे पैसेज के अंदर। तो इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है जो सीधा सीधा आपके एग्जाम से मैंने लिया हुआ है। ठीक है, इज इट क्लियर? आगे मूव करें, फटाफट बता दिया और फिर आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, सिंपलिसिटी नहीं, मॉडिफिकेशन। आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर आपका बनेगा मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। करेक्ट आंसर ये है मॉडिफिकेशन, जो इसको मैंने बॉक्स के अंदर करा हुआ है। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, देखो भाई सभी लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें। अगर किसी को समझ में नहीं आ रही कोई भी बात तो पूछते जाएं। ठीक है, आपके सारे डाउट्स जो भी होंगे तो हम उसे क्लियर करेंगे। ठीक है, ठीक, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कुड रिप्लेस द वर्ड एब्सर्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। तो ये जो एब्सर्ड जो वर्ड है इसको कौन सा ऐसा शब्द है जो इसको रिप्लेस कर सकता है, ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, कॉन्ग्रुअस, चलो देखते हैं। रीजनेबल हो सकता है, कॉन्ग्रुअस हो सकता है, या फिर सिंपल कह सकते हैं, या फिर सिली कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पे पैसेज की, तो पैसेज आपको सारे के सारे आंसर यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, सो चलो देखो अब यहाँ पे हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बता रहा है। ठीक है, तो देखो गाइज यहाँ पे मैं सारे वर्ड्स का आपको मीनिंग भी यहाँ पे समझाते चल रहा हूँ। तो रीजनेबल, रीजनेबल तो हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ हमारे लिए बिल्कुल रीजनेबल है, प्रॉपर है। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे कहेंगे रीजनेबल। ठीक है, कॉन्ग्रुअस, कॉन्ग्रुअस का मतलब क्या है? कॉन्ग्रुअस मतलब जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड आप समझते हो। कॉन्ग्रेचुलेट अगर आप किसी को करते हो मतलब आप उसे शुभकामनाएं दे रहे हो किसी भी चीज़ के लिए। ठीक, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो। ठीक है, तो कॉन्ग्रुअस वर्ड उसी से रिलेटेड है। एब्सर्ड, उसके बाद आगे देखते हैं, रिप्लेस करने की बात कर रहा है। मतलब इसने पूछा क्या आपसे? आपसे ये पूछ रहा सिनोनिम। ठीक है, आसान भाषा में आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिनोनिम की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल तो होता है साधारण, तो एब्सर्ड मतलब होता है एक ऐसे बोरिंग टाइप का, बेकार। ठीक है, आ रही ना बात समझ में? तो करेक्ट आंसर आपको क्या बनेगा? करेक्ट आंसर आपको बन जाएगा सिली। ठीक है, तो हाईलाइट कर दिया मैंने, सिली वुड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इज इट क्लियर? सिली, डी, डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, हरिओम मेवाड़ा। ठीक है, सचिन करेक्ट है आपका आंसर। सुमित भाई देखो थोड़ा सा ध्यान से देखते चलो। अगर किसी ने पैसेज नहीं पढ़ा है तो एक काम करें, आप पैसेज को थोड़ा सा बैक करके सेशन जब ओवर हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया था क्लास के अंदर भी कि मिस स्पेल्ड वर्ड भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं गाइस। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट डिस्कस करते हैं। इसने आपसे पूछा कि सेपरेट, ऑकर, या फिर रिसीव, या फिर अकोमोडेट, इनमें से आपको मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? जल्दी से बताओ फटाफट कमेंट करके। ये इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, आपको स्पेलिंग लिखनी आनी चाहिए। अगर स्पेलिंग लिखना नहीं आता है तो दिक्कत है।
ठीक है। सेपरेट, ऑकर, रिसीव और अकोमोडेट, विच वुड बी द करेक्ट आंसर? सेपरेट। तो देखो सेपरेट की अब करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, ये तो इसने गलत स्पेलिंग लिखी है। आवाज़ कम आ रही है तो एक काम करो, अगर आवाज़ कम आ रही है तो आप लोग ना अपना वॉल्यूम बढ़ा के देखो, अपने मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा के देखो। मेरे एंड पे तो सब कुछ क्लियर है, ठीक है, तो वॉइस का इशू तो आना नहीं चाहिए वैसे। चलो देखते हैं। अच्छा, अगर वॉइस का कोई प्रॉब्लम आ भी रहा तो हम इसको डिस्कस करते हैं अच्छे से। सो देखिए फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। आई थिंक अभी वॉइस सभी को क्लियर होगी, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे बात करें सेपरेट, ऑकर या फिर रिसीव या फिर अकोमोडेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेपरेट वर्ड जो होता है इसकी स्पेलिंग ये होती है, ठीक है भाई। किसी भी चीज़ को अगर आप सेपरेट करते हो, अलग करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो स्पेलिंग लिखी थी वो गलत थी, ठीक है। दिस वन इज़ करेक्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना आप लोग कि सेपरेट की स्पेलिंग ये होती है, जबकि आपने क्या लिखा SEPRAT, ठीक है। यहाँ पे ए आना चाहिए, तब सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, तभी आपका वर्ड आपका करेक्ट होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? आगे मूव करते हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट वर्ड आपसे पूछा चूज द वर्ड ऑलमोस्ट नियरेस्ट। नियरेस्ट मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? नियरेस्ट का मतलब हो जाएगा सिमिलर, ठीक है। सिमिलर मतलब आप कह सकते हो सिनोनेम। सिनोनेम आपसे पूछा जा रहा है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो चलो देखो जेस्ट, ये जो जेस्ट वर्ड है क्लास के अंदर मैंने आपको बताया, जेस्ट वर्ड आपकी वोकैबुलरी में लिखा होगा आपके पास। तो जेस्ट का मतलब क्या होता है? पैशन, अपैथी, लेजी या फिर बोर्डोम, ठीक है। तो क्या आपका करेक्ट आंसर बनेगा? बिल्कुल कृष्णकांत चंद्रवंशी, बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा पैशन, ठीक है। जेस्ट का मतलब होता है पैशन, अपैथी का मतलब होता है बिल्कुल उदासीन, ठीक है, जिसमें कोई भी फीलिंग नहीं है, तो वो अपैथी होता है। लेजी आप लोग जानते हो, बोर्डरोम भी मतलब लेजी का ही सिनोनिम है, ठीक है। तो ऐसा समझ सकते हो आप, ठीक है। पैशन कह सकते हो आप किसी भी चीज़ का, एंथ्यूजियाज्म कह सकते हो, तो ये सभी के सभी इसके सिनोनिम बन जाएंगे, ठीक है। तो आगे मूव करें हम लोग। बताओ फटाफट बताओ सभी लोग, आगे मूव करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चूज द वर्ड ऑलमोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। मतलब आपसे आप पूछ रहा है एंटोनेम, कि इसका एंटोनेम क्या है, ठीक है। एम्बेलिस, तो एम्बेलिस जो वर्ड आपको दिया हुआ है इसका आपसे पूछा गया है कि इसका बताओ आप एंटोनेम क्या है। एंटोनेम क्या होगा? सेक्रीफाइस, और उसके बाद में डिसफिगर या फिर 4 फीट या फिर इंडिक्ट, इनमें से क्या आपका करेक्ट आंसर बनेगा? तो ये आपसे पूछा गया, फटाफट आंसर करो सभी लोग, क्या होगा? ठीक है, कृष्णकांत चंद्रवंशी डिसफिगर, दीपेश राजपूत सी, ठीक। सो देखो ध्यान से, यहाँ पे सेक्रीफाइस का मतलब तो आप लोग जानते हो, सेक्रीफाइस मतलब होता है त्याग, ठीक है। तो त्याग होता है सेक्रीफाइस करना, किसी के लिए कोई त्याग करना, तो सेक्रीफाइस होता है। एम्बेलिस यहाँ पे डिसफिगर, ठीक है, और 4 फीट और इंडिक्ट, ठीक है। तो देखो डिसफिगर, डिसफिगर मतलब किसी में मेल ना होना, ठीक है, तो डिसफिगर हो जाता है वो, ठीक है। 4 फीट, 4 फीट मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो होने वाली इन फ्यूचर, ठीक है, दैट इज़ 4 फीट। इंडिक्ट तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? डिसफिगर। एम्बेलिस का मतलब भाई इसका जो अपोजिट बनेगा वो क्या है? डिसफिगर बनेगा, ठीक है। एम्बेलिस मतलब होता है टू मैच, किसी चीज़ को मैच करना या फिर मिलाना, ठीक है, सीक्वेंस में मिलाना, दैट इज़ कॉल्ड एम्बेलिस, ठीक है। और डिसफिगर, डिसफिगर मतलब जो मैच है उसको मैच, किसी भी चीज़ से मैच ना करना या फिर अलग करना, सेपरेट करना, ये कह सकते हो आप। तो दैट इज़ कॉल्ड डिसफिगर, मतलब अलग हो जाना, ठीक है। तो कोई भी अलग थलग चीज़ है तो उसे हम बोलेंगे दिस इज डिसफिगर। इज इट क्लियर? तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नो, सेक्रीफाइस नहीं बनेगा, सेक्रीफाइस आंसर नहीं होगा आपका, डिसफिगर आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है? चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द फॉलोइंग स्ट्रीम। आगे देखते हैं। अ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन, उसे क्या बोलते हैं? यहाँ पे कुछ कुछ के तो मैंने आंसर भी दिए हुए हैं, तो आप समझ जाओगे आराम से क्या होगा। अ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन, तो जिसको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उसे क्या बोलते हैं?
ये क्लास के अंदर मैंने कई बार आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी भी नहीं। आपको मैंने पहले भी कहा था क्लास में कि जितना भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वही सब आपके एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है, कुछ भी यहाँ पर अलग से आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में सभी को? फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँ? हाँ, डी आंसर देखो आप सभी लोग समझ गए, ऑफिसर तो होगा नहीं, वेल एक्सपीरियंस्ड को ऑफिसर थोड़ी ना बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सीनियर, तो सीनियर भी नहीं होगा, ठीक है। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस तो वो होता है जो प्रैक्टिस करने जाता है, सीखने के लिए जाता है, उसको बोलते हैं अप्रेंटिस। वेटरन क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर फील्ड का कोई भी एक्सपर्ट व्यक्ति, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में जो एक्सपर्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेटरन बोलते हैं, ठीक है। यही है एक्सपीरियंसड, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंसड व्यक्ति उसको बोलते हैं वेटरन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आगे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, इसको देखते हैं। अ सेंटेंस स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स हैज़ बीन गिवन, चूज द बेस्ट ऑर्डर। मतलब इसमें से करेक्ट आपको बताना है, करेक्ट क्या होगा ये आपको बताना है इसमें से, कि बताओ क्या आंसर बनेगा आपका। लो आंसर यहाँ से देखोगे तो वो भी हटा दिया मैंने, फटाफट बताओ क्या आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर backward classes, a vexed problem facing us, and to reserve more seats is the clamor to open more colleges। अब बताओ इसमें क्या होगा? more colleges, तो क्या बनेगा? सी। हाँ, तो सभी लोगों ने देख लिया आंसर, हाँ, सी आंसर होगा। 2 4 3 1, ठीक है। मतलब बात ये है कि आपको यहाँ पे क्या करना होता है, सीक्वेंस में आपको इसे जमाना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस, अब ये बताओ कोई भी सेंटेंस का सीधे प्रपोजिशन से शुरू हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। अ वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस, ठीक है। आगे बनेगा हमारा इज। अब जो यहाँ पे आप देखो मैच कर सकते हो, उसको जम्बल्ड फॉर्म भी हम इसे कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आपने लिखा अस, अस के बाद में आपका सब्जेक्ट क्या बना था? आपका सब्जेक्ट था प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम के लिए जो आप वर्ब यूज़ करोगे दैट मस्ट बी सिंगुलर, तो इज आना चाहिए, ठीक है। तो इज का यूज़ किया हमने, ठीक है। तो इसके बाद जो मैचिंग वाला सेंटेंस बन रहा है वो फोर्थ बन रहा है, तो सेकंड और फोर्थ, तो मतलब करेक्ट आंसर आपका ये बनेगा, सी वाला। हमने मैचिंग देख ली, मैचिंग हो गई, मतलब करेक्ट है आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा। इसने बोला है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक में आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे पुट करना है, तो फटाफट बताओ क्या होगा फिर। हाँ, अभी देखो एक ही आवाज़ आएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो इसमें बताओ ज़रा क्या होना चाहिए फिर। सॉरी, इसमें बताओ पहले, क्वेश्चन नंबर 11 करना अभी। तो 11 में क्या होगा? द अथॉरिटीज सीम टू बी कंसर्निंग द कंडीशन ऑफ वर्कर्स। तो क्या लिबरल, लिबरल का मतलब क्या होता है? लिबरल का मतलब होता है लचीला, ठीक है। तो लिबरल तो आपका आंसर बनेगा नहीं, ठीक है, हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। आवाज अब कैसी है? अब बताओ अब कैसी आ रही है आवाज? अभी हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो इनसेंसिटिव या फिर इग्नोरेंट की बात करते हैं, या फिर यहाँ पे बात करें रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो चलिए देखिए, लिबरल का मतलब तो होता है एक तरीके से कहा जाए तो लचीला टाइप का होता है, जैसे किसी को अगर कोई भी काम करने की आप परमिशन दे देते हो टाइम टू टाइम, तो दैट इज़ लिबरल होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सेंसिटिव, तो सेंसिटिव आप लोग समझते हो, सेंसिटिव मतलब भाई जो किसी भी चीज़ को लेकर बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है, तो वो होता है क्या? सेंसिटिव, ठीक है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल तो आप समझते हो सभी लोग क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो भाई सभी लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत या कन्फ्यूज़न हो तो आप बताते रहें। एक किस किस का क्या क्या डाउट आ रहा है यहाँ पे? कृष्णकांत, चंद्रवंशी, क्लैमर। देखो क्लैमर का मतलब आप एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप किसी क्राउड वगैरह में होते हो, भीड़ में होते हो, जो बहुत ज़्यादा साउंड आता है, ठीक है, नॉइज़ टाइप का जो आता है ना, नॉइज़, उसको आप कह सकते हो क्लैमर, ठीक है।
जो ईजिली ऑडिबल ना हो या कुछ समझ में ना आए, तो दैट इज कॉल्ड क्लैमर। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11, ही फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग। बताओ जरा क्या आएगा। बड़ा आसान टेंस का क्वेश्चन है, बताओ फटाफट। सभी लोगों को टेंस आते हैं, सभी लोगों को टेंस हमने पढ़ाए भी हैं। ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। इसमें तो आंसर बताने की ज़रूरत ही नहीं, क्या आंसर होगा। बोलो, क्या इसमें आंसर बताने की ज़रूरत है? विच वुड बी योर करेक्ट आंसर, फटाफट बताओ सभी लोग। 10th का आंसर बताया तो आपको, इनसेंसिटिव, हाईलाइट कर दे रहा हूँ उसको मैं, ये लो, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर बनेगा। डी, देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस का हमें पता कैसे चल रहा आंसर। देखो ये है हैबिचुअल एक्ट, हैबिचुअल एक्ट। तो जितने भी हैबिचुअल एक्ट हैं, आदतन क्रियाएं जो होती हैं, तो आदतन क्रियाओं के लिए आपको पता है कि हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा गोज। तो हम ये बोल रहे हैं कि गोज फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए ठीक, दीपेश राजपूत करेक्ट है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट मूव करते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय भी नहीं है और हमें क्वेश्चन अभी बहुत सारे डिस्कस करने हैं। तो चलो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो इसमें आपको बताना है कि करेक्ट आर्टिकल कौन सा होगा। फटाफट बताओ यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल कौन सा होगा। बोलो क्या बनेगा। इतने सारे लोग यहाँ पे लाइव हो, आंसर नहीं दे रहे हो। तो चलो देखो, यहाँ पे आंसर आपका फर्स्ट होना चाहिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बनना चाहिए क्या? करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ए। ठीक है, दिस वुड बी योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। द थंडर वॉज अकम्पेंड, द थंडर वॉज अकम्पेंड, तो क्या आएगा? फ्रॉम आएगा, अप आएगा, बाय आएगा, या फिर विथ आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन है, तो फटाफट सभी लोग आंसर भी करते जाओ। प्रपोजिशन का यहाँ पे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 13, इसमें करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, बताओ फटाफट बताओ। हाँ चलो ठीक, सभी आंसर सही बता रहे हो मतलब, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13 बताओ, फटाफट बताओ, सभी लोग आंसर करो। 13 का सी। ठीक है, राजनंदिनी मेवाड़ा ए। ठीक है, और ताकुर आलम। ठीक है, तो ताकुर आलम सी आंसर। ठीक ठीक, सभी लोगों के आंसर यहाँ पे आ रहे हैं। सचिन, ठीक है, कृष्णकांत। अकम्पेंड, अकम्पेंड मतलब होता है किसी चीज़ के साथ, अकम्पेंड। द थंडर वॉज अकम्पेंड मतलब किसी चीज़ के साथ। ठीक है, के साथ, हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा इसका? के साथ। तो देखो हमने यहाँ पे ये बोला कि द थंडर, जो तूफान, थंडर मतलब क्या होता है? तूफान। द थंडर वॉज अकम्पेंड, अकम्पेंड बाय हैवी रेन। ठीक है, तो जो थंडर था, जो तूफान था, उसके साथ क्या था? एक मतलब बहुत ज़्यादा बारिश भी थी, हैवी रेन भी थी। जो तूफान आया वो मतलब कहना चाहिए तो ये कह सकते हैं कि हैवी रेन के साथ आया। ठीक है, देखो अगर आपको पता नहीं है तो ध्यान रखना, अकम्पेंड के साथ हमेशा बाय का यूज़ होता है। ठीक है, विथ का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, चलो थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, 7 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट सभी लोग इनको और डिस्कस कर लो, फिर उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए, द नाउन फॉर्म ऑफ डिटेक्ट, तो डिटेक्ट का आपका नाउन फॉर्म क्या बनेगा? क्या डिटेक्ट बनेगा, डिक्टेटर बनेगा, डिटेंशन बनेगा, या फिर डिटेक्टिव बनेगा, या फिर डिटेक्शन बनेगा? तो बताओ आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, फटाफट आंसर करके बताओ क्या आंसर बनेगा आपका। देखो ये तो बड़ा आसान सा है, मैंने आपको पहले भी क्लास के अंदर कई बार बताया हुआ है क्या आंसर बनेगा। हाँ, नॉन लिविंग के साथ भी बाय लगता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो नाउन फॉर्म आपका क्या बनेगा? नाउन फॉर्म आपका बनेगा ये डिटेक्शन। ठीक है, आपको मैंने क्लास के अंदर बताया था कि अगर नाउन की पहचान क्या है,
नाउन में आपने देखा होगा कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में NESS आता है, ठीक है, या फिर मैं बात करूँ TION आता है, ठीक है, या फिर मैं बात करूँ TY आता है, तो ये सब क्या होते हैं, ये सभी के सभी होते हैं नाउन, ठीक है, पहचानना आसान है। अगर आप इसको फॉलो करते हो, इन सारी चीज़ों को समझते हो, तो ये आपका आंसर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डिटेक्शन। डिटेक्शन वुड बी योर करेक्ट आंसर। बोलो सभी को क्लियर है? आगे बढ़ूँ फिर मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, अगर जो भी आंसर कर रहा है तो उसमें ये भी लिखते जाए कि कौन से क्वेश्चन नंबर का आंसर दिया है आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखते जाएं। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कर रहे हो तो लिखो क्वेश्चन नंबर 15 का ABCD जो भी है, ठीक है। चूज द सेंटेंस दैट कन्वेज द सेम मीनिंग एज द गिवन सेंटेंस। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा ही इज ग्रेटर दैन मी। अब इसका सेम टू सेम मीनिंग कैसे मिलेगा हमको? ही इज ग्रेटर दैन मी, तो वह मेरे से अच्छा है, ग्रेट है, ठीक है। तो ये बताना है आपको। इसी के जैसा कौन सा सेंटेंस है, आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, इज इट करेक्ट? या फिर आई एम एज ग्रेट एज ही, या फिर आई एम द ग्रेटेस्ट, ये बनेगा क्या? या फिर ही इज एज ग्रेट एज आई। तो ये आपको बताना है इसमें से कि करेक्ट सीक्वेंस आपका क्या बनेगा। ए, अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। राजनंदिनी मेवाड़ा, चलो ठीक है। अब रीज़न सुनो, रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है, ठीक है। तो चलिए देखिए, हमने यहाँ पे बोला अगर मैं ऐसा बोलता हूँ आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, मतलब मैं उतना ग्रेट नहीं हूँ जितना कि वह है। आगे देखते हैं, आई एम नॉट द ग्रेटेस्ट, मैं ग्रेटेस्ट नहीं, कि सुपरलेटिव आगे इसकी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, ठीक है। आगे देखते हैं, आई एम एज ग्रेट, तो एज ग्रेट तो सिमिलरिटी बताता है, दोनों में समानता बताने के लिए यूज होता है एज, तो ये भी आपका आंसर नहीं, एलिमिनेशन लगा दो। ही इज़ एज ग्रेट एज आई, तो ये तो दोनों में समानता होगी, जबकि आप इसमें क्या बता रहे हो, ही इज़ ग्रेटर दैन मी, तो वह मेरे से अच्छा है, ठीक है। 15 का आंसर आपका करेक्ट बनेगा, तो ए। चलो ठीक है बेटा, देखते हैं अगली बार, अगली क्लास में कुछ और भी नया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे तो लगभग सभी लोगों से बन रहे हैं, ठीक है, काफ़ी बढ़िया कर रहे हो सभी लोग, ठीक है। 15 का ए, मतलब देखो इजी लेवल ही आएगा एग्जाम में। रजनी शर्मा 14 का डी, ठीक है, 15 का ए, ठीक। तो देखो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आसान ही होते हैं, इजी ही होते हैं, टफ लेवल के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर से क्वेश्चन लिए हुए हैं और आप सभी लोगों से बन रहे हैं, तो दैट इज़ मच बेटर, ठीक है। तो चलो फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 है स्पॉट द एररनेस पार्ट, मतलब आपको एरर डिटेक्शन यहाँ पे फाइंड आउट करना कि एरर कहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ही मैट विथ एन एक्सीडेंट, ठीक है, एंड एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, नो एरर। तो इसमें आपको ये बताना कि एरर पार्ट ए में है, बी में है, सी में है या डी में है, ठीक है। ही मैट विथ एन एक्सीडेंट। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताओ फटाफट, सभी लोग बताओ आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16। सिक्सटीन का सी, सी में क्या एरर बोलो, ही मैट। अब ये पार्ट हो गया आपका पार्ट ए और ये हो गया पार्ट बी, एन एक्सीडेंट एंड एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो देखो आप यहाँ पे बोल रहे हो ही मैट विथ एन एक्सीडेंट एंड एडमिटेड, तो एडमिटेड टू बोलना पड़ेगा आपको, एडमिटेड टू इन द हॉस्पिटल, ठीक है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। 16 का सी, ये बी कहाँ पर है बोलो। देखो सभी लोगों ने आंसर कर दिया, करेक्ट है आंसर सभी का। राजनंदिनी मेवाड़ा बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर सी, मतलब सी आएगा 16 का। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17 बताओ फटाफट। रीजन भी समझ में आना चाहिए आपको कि क्यों, आंसर तो होगा बट वाई सो, क्यों होगा आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 17 बताओ सुमित। आप देखो आंसर आपका यहाँ पे क्वेश्चन मतलब सी वाला आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है, सी में एरर।
17 का बताओ सभी लोग। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें सभी लोग यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। इसी पैटर्न में एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, 17 का बताओ, 17 में क्या आएगा? 17 का बी, ही स्टोल अ डॉग एंड सोल्ड द डॉग फॉर 50 या नो एरर। ठीक है, तो बताना ये इसमें एरर कहाँ पर है। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि ही स्टोल अ डॉग, उसने एक डॉग को चुराया। ठीक है, एंड सोल द डॉग फॉर 50, और 50 रुपये में इसको बेच दिया। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? बी। अच्छा, बी में एरर क्या है ये बताओ। एरर आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये एरर इसमें। ठीक है, क्योंकि देखो क्लास में मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी कोई एनिमल आता है तो उस एनिमल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एनिमल के लिए हम लोग यहाँ पे इट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे ही स्टोल अ डॉग एंड सोल्ड इट। ठीक है, फॉर 50। ठीक है, सोल्ड इट फॉर 50 ऐसा बोलना पड़ेगा, तब सेंटेंस करेक्ट होगा आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट सभी लोग यहाँ पे ट्राई करो, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बताओ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? तो हमने यहाँ पे बोला बोथ मिली एज वेल एज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर बताना कि आपका आंसर करेक्ट क्या होगा। लो, इसको सीक्वेंस में कर दिया ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। चलो फटाफट आंसर करो, सभी का आंसर आना चाहिए, बताओ। बोथ मिली एज वेल एज मीना आर ब्यूटीफुल। किस किस के आंसर यहाँ पर करेक्ट होते हैं? ए बी सी डी। हेमंत राजपूत 18 का बी। चलिए ठीक है, भरत पनवर, बोथ के साथ एंड आता, मतलब क्लास अटेंड किए थे, है ना? बी। हाँ, तो भरत पनवर, उसके बाद में राजनंदिनी मेवाड़ा, करेक्ट है आप लोगों का आंसर। तो यहाँ पर देखो, आपको मैंने क्लास के अंदर आपको बताया था कि अगर कहीं पर बोथ का यूज़ होगा तो बोथ के साथ पेयरिंग किसकी होती है? एंड की। तो जितने भी लोगों ने क्लास अटेंड की होगी उनको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोथ के साथ क्या यूज़ करेंगे? एंड का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो ठीक, फटाफट 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनको बताओ। 19 और 20 फिर सेशन को हम लोग यहाँ पे ओवर करते हैं। ठीक है, चलो बताओ। चेंज द नरेशन, आपको नरेशन यहाँ पे बदलना है। नरेशन आपको यहाँ पे बताना है कि द टीचर सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली। तो टीचर ने मुझसे कहा कि रेगुलर रहो और अपना जो लेसन है उसको सीखो। तो बताओ क्या करा जाए फिर? सभी लोग अपना अपना आंसर बताओ यहाँ पे। चलिए फटाफट बताओ सभी लोग यहाँ पे क्या करें फिर इसमें कि सेंटेंस हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाए। कैसे कन्वर्ट करें हम लोग इसको, बताओ करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डीबी क्रिएशन का आंसर है ए, भूपेंद्र वर्मा का आंसर है डी। बाकी लोग, इतने सारे लोग यहाँ पे लाइव हो, आंसर क्यों नहीं करते हो? फटाफट आंसर करो। इट मे बी रॉन्ग, कोई इशू नहीं। चलो देखो, अब यहाँ पे बोला क्या हमने? द टीचर साइड टू मी, तो टीचर ने मुझसे कहा। तो आपको मैंने पहले बताया था कि अगर कहीं पर सैड के साथ टू लग जाता है, तो टू लग जाता तो इसका मतलब इसको चेंज करना पड़ता है टोल्ड में। ठीक है, या फिर सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग इससे बदलते हैं। आगे का सेंटेंस भी यहाँ पर मैटर करेगा, आगे के सेंटेंस पर भी हमें फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए सेंटेंस में एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये चीज़ आपको पहचानना आना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक, यहाँ पे समझो, सभी लोग ध्यान से देखो।
अपनी अपनी स्क्रीन पर यहाँ पे ध्यान से देखो, सबको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हमारा आंसर ये होगा तो क्यों होगा, ठीक है। लेट्स सी। सो देखो, द टीचर साइड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली। तो यहाँ पर जो टीचर है वो क्या कर रहा है, टीचर किसी को ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है, सजेशन दे रहा है या फिर एडवाइस दे रहा है। हाँ 19 वाला मैं फिर से समझा दूंगा, अभी सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी आप इसको अभी समझाए नहीं, मैं समझा ही रहा हूँ इसको। देखो ध्यान से देखो, आपको सेंटेंस में ये समझना होता है कि जो टीचर है वो आपको क्या कर क्या रहा है। यहाँ पे टीचर आपका यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है आपको, या फिर टीचर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, या फिर कोई कमांड है। इस सेंटेंस में आपको पहचानना ये होता है, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे पहचाननी होती हैं। तो द टीचर टोल्ड मी, तो टीचर ने मुझे बताया, बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली। अब आप इसे प्रैक्टिकली समझो कि कोई भी टीचर है आपका, तो वो आपसे बोलेगा कि यार तुम्हें क्लास में डेली रेगुलर रहना चाहिए। तो क्या वो आपको ऑर्डर दे रहा है, या आपको एडवाइस दे रहा है, सजेशन दे रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है टीचर यहाँ पे। तो ये बात आप लोगों को यहाँ पे समझनी है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आगे देखते हैं। द टीचर टोल्ड मी टू बी रेगुलर। अब ये तो कोई बात नहीं हुई, ठीक है, ये आपका नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि टीचर है तो ऑब्वियसली बात है एडवाइस देगा, यहाँ पे डांटेगा थोड़ी ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा, आगे देखते हैं, एलिमिनेशन लगाते चलते हैं हम लोग यहाँ पे। द टीचर आस्क्ड मी टू बी रेगुलर, ये भी फिर कोई दिक्कत हो गई। आगे देखते हैं, पूछ थोड़ी रहा वो, सीधी सी बात है। इसमें क्या लिखा आपने, आस्क्ड लिखा है, तो ये आंसर आपका एलिमिनेट हो गया, मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा, बी आपका आंसर नहीं होगा। आगे देखते हैं, द टीचर एडवाइस मी बी रेगुलर, ये कैसे हो गया, मतलब आपने यहाँ पे ये यूज़ किया है डायरेक्टली, आप यहाँ से बी से सेंटेंस यूज़ कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे कैसे बन सकता है, टू बी तो आना चाहिए ना। आगे देखते हैं, एडवाइस्ड, आपको जब मैं इन्फिनेटिव पढ़ाया था तो इन्फिनेटिव में आपको मैंने बताया था कि जब भी आप ऐसा एडवाइस हुआ, सजेशन हुआ, ऑर्डर हुआ, ऐसा कोई भी वर्ड आएगा तो 2+V1 आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है, इन्फिनेटिव यूज़ करना पड़ता है। गॉट इट। तो सेम कॉन्सेप्ट इधर है, द टीचर एडवाइज्ड मी, तो टीचर ने मुझे एडवाइस किया, किस चीज़ के लिए एडवाइस किया, टू बी रेगुलर एंड लर्न माई लेसन, ठीक है। अब योर लेसन उसने यूज़ किया था मेरे लिए, तो यहाँ पर क्या कर दिया, माई लेसन, मतलब मेरा लेसन, मैं अपने शब्दों में बोलूँगा तो ऐसा होगा, ठीक है। कृष्णकांत चंद्रवंशी, अपन एक काम करेंगे, जो नरेशन है ना, नरेशन की एक अलग से क्लास रखेंगे, तो उसमें पूरा डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोगों की प्रेजेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखेगी। अगर आप लोगों की अच्छी तरीके से यहाँ पे, जैसे आज प्रेजेंस है, आज भी काफ़ी कम लोग हैं, अगर इस तरीके से प्रेजेंस होगी तो मैं डेफिनेटली मैं आप लोगों की डिमांड पर यहाँ पे क्लासेस अरेंज कराता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बॉयज़ का और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये सेशन का मतलब ये था आपको ये बताना कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप लोग अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे बूस्ट कर सको, तो एग्जाम में कभी भी टफ क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। तो चलो बॉयज़ के क्वेश्चन क्या है, बॉयज़ के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो बताओ ज़रा, इट इज़ टाइम टू बाय बुक्स, तो बताओ ज़रा इसमें आगे क्या होगा, इट इज़ टाइम। देखो ये पैसिव जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इन्फिनिटिव का पैसिव है, क्या बोला गया आपसे, पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव, ठीक है। हालांकि ये हमने अभी क्लास में पढ़ा नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, ये सब बनना चाहिए, क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें। तो चलो देखते हैं, इट इज़ टाइम, तो इसमें ए बी सी डी क्या आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए। तो देखो जब भी यहाँ पे टू बाय क्या है, हाईलाइट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो इन्फिनिटिव है, दिस इज इन्फिनिटिव, टू बाय। तो हम इसको ऐसा बनाएंगे, ऑल द बुक्स टू बी बॉट, ये तो बनेगा नहीं, तो मतलब ये आपका एलिमिनेशन मेथड हम लोग यहाँ पे लगाते चलते हैं, एलिमिनेट। आगे देखते हैं, इट इज टाइम फॉर द बुक्स आर बीइंग बॉट, ऐसा होगा क्या। अब देखो जब आपने यहाँ पे इन्फिनिटिव यूज़ किया, मतलब 2+V1 यूज़ किया है, तो ये बदल कैसे गया, बीइंग कैसे हो गया, तो ये तो नहीं बनेगा ना, आंसर नहीं होगा। आगे देखते हैं, फॉर द बुक्स हैव बीन, अब ये कैसे हो गया, इन्फिनिटिव का पैसिव बना रहे हो भाई, इन्फिनिटिव का, तो इन्फिनिटिव भी तो आना चाहिए, मतलब 2+ तो आना चाहिए ना। तो ये देखो इधर इसमें आपका 2 का यूज़ हुआ है, ठीक है। देखो इट इज़ टाइम फॉर द बुक्स टू बी बॉट, मतलब ये समय है कि हमें किताबें खरीदनी चाहिए, किताबें खरीदने का समय है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, करेक्ट आंसर आपका बनेगा सी, गॉट इट, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो आगे मूव करें फिर, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। एंड थैंक यू एवरीवन, आज का सेशन हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की हैं, और जितने भी लोग जो है बाद में सेशन को ज्वाइन किए हैं,
करेक्ट आंसर आपका सी है गाइस, दीपेश राजपूत, करेक्ट आंसर आपका सी है। तो चलो ये बताओ, सभी लोगों ने सेशन एंजॉय किया, सभी को समझ में आया ना? अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन आज के सेशन में हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, सभी कमेंट्स में यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, ठीक है? कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो बताओ। नीरज मेवाड़ा, आंसर सी है भाई, सी, ठीक है, सी आंसर बनेगा। मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि सभी को पता चल जाए कि आंसर कौन सा है। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो बताओ। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है? ये जिसको मैंने ग्रीन कलर से किया हुआ है हाईलाइट, तो ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। किसी को कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो पूछो। हाँ दीपेश, 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक। देखो ध्यान से यहाँ पे, अब ये बताओ, आपने यहाँ पे यूज़ किया क्या? डॉग, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डॉग की, कि ही स्टोल अ डॉग एंड सोल्ड इट, ठीक है। उसने एक डॉग को चोरी किया और उसे बेच दिया, ठीक है। तो सोल्ड इट फॉर 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ में इसने उसे बेच दिया, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन। और सभी लोग सेशन को यहाँ पे ज्वाइन करते रहें, और जो भी आपको रिक्वायरमेंट है सेशन की तो वो इसको मैं बताते रहें। और जो भी और रिमेनिंग टॉपिक्स आपको पढ़ना है, जैसे एडजेक्टिव पढ़ना है या वर्ब पढ़ना है या फिर एडवर्ब पढ़ना है या फिर टेंस पढ़ना है, तो ये सारे टॉपिक गाइड्स ऑलरेडी यहाँ पे अपलोडेड हैं, इसी चैनल पर सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग जाकर उन वीडियोस को भी देख लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। हाँ, मॉडल पेपर जो था, मॉडल पेपर मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा था, तो आगे हम एक और सेशन यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और आप जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश विद मनीष सर नाम से टेलीग्राम पर भी चैनल है, ताकि जब भी कोई नया सेशन आएगा तो आपको वहाँ पे लिंक मिल जाया करेगा, ठीक है, इंग्लिश विद मनीष सर नाम से। देखो कृष्णकांत, नरेशन की क्लास 1-2 दिन में मैं आपको अरेंज करके देता हूँ, फिर उसके बाद में हम लाइव क्लास करेंगे, तो सभी लोग उसको अटेंड कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, लेट्स ओपन द क्लास, थैंक्स टू ऑल। गुड नाइट एवरीवन। देखो जैसे ही क्लास ओवर होगी बता देंगे आपको।